हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कुमार सर। और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक। तो आज जो हम लोग का चैप्टर होगा, ये चैप्टर होगा हमारा थर्मोडायनामिक। देखो थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो जरा चैप्टर को डील किया जाए, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये प्योर फिजिकल केमिस्ट्री है। क्लियर है? प्योर फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ना, मतलब एकदम हाँ प्योर वाला, वही फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, मतलब ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री है, दोनों है। और जहाँ पर फिजिक्स आ जाता है वहाँ वैसे ही बच्चा लोग का कान थोड़ा खड़ा हो जाता है सुन के। ठीक है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा कॉम्बो है। ठीक है, तो इसलिए भी कॉम्बो बोल रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर एकदम आइडेंटिकल आपको इसी नाम से, हाँ कंटेंट अलग होगा थोड़ा, बट इसी नाम से तुमको फिजिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारा टॉपिक वहाँ भी सेम होगा। तो थर्मोडायनामिक सबसे पहले जरा चैप्टर को डील करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, और बाकी फिजिक्स में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, वो फिजिक्स वाले समझेंगे। तो थर्मोडायनामिक में सबसे पहले ये टर्म तुम्हारा दो टर्म से मिलकर बना है। पहला तो थर्मल और दूसरा डायनामिक। थर्मल प्लस डायनामिक। अब सर ये थर्मल प्लस डायनामिक क्या होता है? तो देखो थर्मल का मतलब होता है हीट। सिंपल सी बात है, ये तो जानते हैं हम लोग कि थर्मल का मतलब होता है हीट। और थोड़ा अगर उसको अच्छे से बोल दें, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, तो हीट एनर्जी बोल सकते हैं हम। क्लियर है? तो थर्मल का मतलब होता है हीट एनर्जी या हीट। और डायनामिक का मतलब होता है एक्सचेंज, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन। डायनामिक का मतलब होता है एक्सचेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि हमको इस चैप्टर में एक्सचेंज ऑफ हीट के बारे में पढ़ना है, या ऐसा बोलें कि हमको इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर है? या फिर वी कैन से कि एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। अब सर हीट एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, तो ये हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ एक्सचेंज होगा, किधर से किधर ये हीट एनर्जी हमारा एक्सचेंज होगा। क्लियर है? तो जो हीट एनर्जी एक्सचेंज होगा, यहाँ पर उसके लिए दो टर्म यूज होगा। एक होगा सिस्टम और दूसरा होगा सराउंडिंग। मतलब हीट कहाँ से कहाँ एक्सचेंज होगा, तो सिस्टम से सराउंडिंग में होगा। मतलब ये कि हमको इस चैप्टर में ये डील करना है। थोड़ा सा अगर इस चैप्टर को इज्जत देके इसके बारे में एक लाइन अगर लिखना चाहें, तो हम सिंपली बोल सकते हैं, बिल्कुल हम इसको इजी वे में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टफ जरा सा भी नहीं लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको पढ़ने में। ठीक है, अच्छा लगेगा। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और वी कैन से कि द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच डील्स विथ exchange of heat from system to surrounding। सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का जो एक्सचेंज होता है, जिसके बारे में डील करता है जो टॉपिक, वही चैप्टर है तुम्हारा थर्मोडायनामिक। अब सर ये तो ठीक है कि हीट का एक्सचेंज होता है, बट ये हीट का एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग होता है, इसका क्या मतलब है? That means कि what is system and what is surrounding। हम सिस्टम किसको कहेंगे और हम सराउंडिंग किसको कहेंगे? देखो एक बार में क्लियर हो जाएगा। सिस्टम का सीधा सा मतलब होता है कि इस यूनिवर्स का कोई भी वो स्पेसिफिक पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा हो, that may be called as system। हम क्या बोल रहे हैं? इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा हो, ठीक है,
अब ये पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कैसे बना हुआ है क्लियर हो जाएगा अभी। तो इस यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा हो, जहां पर कोई भी वर्क डन हो रहा हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम। और उस वर्क डन को जहां तक से ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो ओवरऑल उसका एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस वर्क डन का, उस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है सराउंडिंग। क्लियर हो रहा क्या बोल रहे हैं? सपोज दैट कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम क्या हो गए? एक सिस्टम हो गए। और जहां तक से हमको ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये पूरा एरिया हमारे लिए क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया, मेरे लिए सराउंडिंग हो गया। ये फैन चल रहा, ये एक सिस्टम है। क्लियर है? ये एक सिस्टम है। और जहां तक इसका इफेक्ट है वो पूरा एरिया इसके लिए क्या है? सराउंडिंग है। अभी रोड पर कोई गाड़ी जाएगा तो उस व्हीकल का हॉर्न अगर जोर से कोई बजाता है तो हो सकता है कि हम यहां तक सुन लें, तो वो जो गाड़ी गया वो हमारे लिए सिस्टम है। और उसका कोई भी इफेक्ट जहां तक से ऑब्जर्व हो पा रहा है वो पूरा एरिया उसके लिए क्या है? सराउंडिंग है। अभी हम बोलें कि ये पूरा यूनिवर्स एक सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है, सही बात है। हर जगह कोई ना कोई वर्क हो रहा है और हर वर्क के लिए एक उसका एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन है। समझ गए बात को? इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिस्टम सन को हम इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सिस्टम मान सकते हैं, जो कंटिन्यू वर्क कर रहा, हीट दे रहा हमको। क्लियर है? और ये पूरा होल यूनिवर्स उसके लिए क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। तो ये पूरा यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है। तो सिस्टम का मतलब सिंपल सा होगा कि कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा हो, ठीक है। हम लैंग्वेज में तो लिखवाएंगे बट दिमाग में क्लियर होना ये ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा हो तो वो एक सिस्टम है, ठीक है। और उस वर्क को जहां तक से ऑब्जर्व किया जा सकता है वो पूरा एरिया उसके लिए क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। समझ गए? तो थोड़ा सा हम पहले एक एक लाइन इसके बारे में लिख दें, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। उसके बाद तो हम लोग को सिस्टम के टाइप्स के बारे में जानना है और सराउंडिंग से कैसे हीट एक्सचेंज हो रहा वो सब कुछ जानना है। तो हम इसके बारे में सिंपली बोल सकते हैं कि द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स वेयर वर्क इज डन, वर्क कैन बी डन से ज़्यादा बेटर वर्क इज डन। इस यूनिवर्स का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। समझ गए बात को? सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा अभी हम समझा रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम सराउंडिंग में। तो सिंपली सराउंडिंग का मतलब हो गया द एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन, the area of observation for a particular system is called surrounding। वेरी सिंपल, समझ गए बात को? कोई भी स्पेसिफिक पार्ट जहां पर कोई वर्क हो रहा है उसको हम कहेंगे सिस्टम, और उस वर्क को जहां तक से ऑब्जर्व किया जा सकता है वो पूरा एरिया उसके लिए हो गया सराउंडिंग। क्लियर है? चलेगा? जैसे ये एयर कंडीशनर अभी हीट का एक्सचेंज कर रहा, ठीक है, ये अभी रूम को ठंडा कर रहा, यहाँ के उमस को निकाल के ये बाहर फेंक रहा, ह्यूमिडिटी को बाहर कर रहा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सिस्टम हो गया, ठीक है। जहाँ तक इसका इफेक्ट जा रहा ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। और ये हीट का एक्सचेंज कर रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड ये हीट का एक्सचेंज कर रहा है। समझ गए बात को? तो थर्मोडायनेमिक में हमको यही डिस्कस करना है कि एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। चलेगा? अब देखो, ये और बेटर क्लियर होगा जब सिस्टम का हम टाइप समझेंगे। हमारे पास सिस्टम का टोटल 3 टाइप होता है। कौन कौन सा सर? तो हमारे पास सिस्टम का टोटल 3 टाइप है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा ओपन सिस्टम, सेकेंड आता है क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब जरा समझो कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है, ठीक। ओपन सिस्टम,
ओपन सिस्टम नाम ही है ओपन, तो ये सिस्टम पूरी तरह से ओपन होगा। मतलब सर, मतलब ये कि इस सिस्टम से हीट का भी एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, और हीट के साथ साथ मास का भी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, इनको हीट और मास के बेसिस पर ही डिफाइन किया गया है सिस्टम के टाइप को। अगर हीट और मास दोनों का एक्सचेंज हो सकता है तो हम उसको बोलेंगे ओपन सिस्टम। क्लियर है? अगर सिर्फ हीट का एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे क्लोज सिस्टम। अभी हम एग्जांपल से समझा देंगे, ठीक है, पहले जरा मीनिंग समझो। तो ओपन सिस्टम का मतलब होगा हीट एंड मास बोथ कैन एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग से हीट और मास दोनों एक्सचेंज हुआ तो वो ओपन सिस्टम होगा। अगर सिर्फ हीट एक्सचेंज होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसको क्लोज सिस्टम कहा जाएगा। और अगर ना हीट एक्सचेंज होगा ना मास एक्सचेंज होगा, तो उसको कहा जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। अरे सर, तो इसको सिस्टम के कैटेगरी में रखा क्यों गया है? क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक्सचेंज ऑफ हीट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों रखा गया है अब ये हम बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। बट आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ब्रॉडली मीनिंग यही होता है कि नाइदर हीट नोर मास कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ठीक है, बट फिर भी सिस्टम के कैटेगरी में रखा गया है तो कुछ तो बात होगा। अब जरा एक बात समझो, सपोज दैट कि तुमको कभी मन किया चाय बनाने का। ठीक है, हाँ, चाय तो बनाने आता होगा सबको, आता है ना? तुम लोग को आता है? ठीक, तब अच्छा बात। तुम लोग को आता है पक्का ना? ठीक, नहीं यकीन तो तब होगा जब कभी बुलाकर पिलाओगे। ठीक है, अच्छा बात है। ठीक है, कभी घर पे बुलाना। ठीक है, हाँ, मेन बात है घर पे बुलाओगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, सिर्फ चाय से कि मेरा काम चलेगा नहीं ना। ठीक है, हाँ, घर आने के पहले हम कभी किसी के घर जाते हो पहले पूरा अपना मेन्यू भिजवा देते हैं, भाई देख लो इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लो अपना, उसके बाद बुलाना हमको। ठीक है, देखो तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? नहीं खैर ऐसा बात नहीं है, सीरियसली मत ले लेना, लेकिन खिलाने के लिए बुला सकता है, सीरियसली थोड़ा ले भी सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे सिस्टम का। अब जरा समझो सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि तुम चाय बना रहे हो, ठीक है, और तुम चाय बना रहा था, क्लास आने के पहले तुमको मन किया थोड़ा चाय पी ले, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तब जाके पढ़ाई करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तुम चाय बना रहा था तो क्या हुआ कि थोड़ा सा हीट ज़्यादा चला गया। ठीक है, और थोड़ा हीट ज़्यादा जाने के कारण, नहीं वो हम ऐसे पानी का इशारा किए, हम पीने का इशारा नहीं किए। ठीक है, हाँ, ऐसे चाय थोड़ा पिया जाता है, ऐसे तो कुछ और पिया जाता है, वो हम उसको इशारा किए कि भाई पानी ला। ठीक है, तो चाय में तुम थोड़ा हीट ज़्यादा दे दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि चाय जो था वो उबल के बाहर गिरने लगा, उधियाने लगा। ठीक है, उधियाना ही बोलते हैं ना उसको, अब हम तो वही बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, यही बोलते हैं। तो चाय जो था वो उधिया के बाहर गिरने लगा। ठीक है, अब तुम सोचा कि हीट कम कर देते, लेकिन चाय वहीं गिर रहा था, तो तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी था, पानी मार दिया। पानी मार दिया तो वो क्या हो गया? डाउन चला गया। ठीक है, हल्का सा भी तुम छींटा मार दोगे तो वो क्या हो जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम चाय पिया, फिर तुम्हारे दिमाग में आया कि अरे कुमार सर को भी चाय बड़ा पसंद है। ठीक है, ले चलते हैं ना, सर को पिलाते हैं चाय, अभी क्लास जा ही रहे हैं। ठीक है, तो तुम एक छोटा सा बर्तन घर से निकालता है, चाय उसमें डालता है, उसको बंद कर लेता है और बैग वैग उठाता है, लेकिन जैसे चाय ले जाने के लिए उठाता तुम्हारा हाथ जल जाता है। ठीक है, क्यों? बर्तन पूरा गर्म हो गया था। ठीक है, अच्छा खासा हीट हो गया था बर्तन, तो हाथ में चाय नहीं लगा, बट बर्तन गर्म होने के कारण तुम्हारा हाथ थोड़ा सा जल गया। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा हीट उससे निकल रहा था। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में आया कि अरे हम तो गजब बेवकूफ़ हैं। कैसे बेवकूफ़ है भाई? अरे मेरे पास तो एक ऐसा थर्मस है ना जिसमें चाय गर्म डालते तो गर्म रहता है, ठंडा रखते तो ठंडा ही रहता है। वही थर्मस लाते हैं ना, बस तुम तुरंत थर्मस लाया, उसमें चाय डाला, मस्त बंद किया, तुमसे कुछ नहीं हुआ, एकदम ना कहीं गर्म हुआ ना कुछ, बैग में रखा, चल दिया, मस्त गर्मा गर्म चाय लाके हमको पिला दिया, थोड़ा सा तुम्हारा बड़ाई कर दिए, फूल गया, तुम खुश हो गया। ठीक है, अब ओवरऑल कहने का ये मतलब था कि पहले जब तुम चाय बना रहे थे तो वो चाय जो उबल के बाहर गिर रहा था, तो तुम क्या किया? उसमें थोड़ा पानी मार दिया। पानी मारा तो क्या हुआ? उसका अच्छा खासा क्वांटिटी में हीट रिलीज हो गया। ठीक है, वाटर अंदर भी गया, चाय बाहर भी गिर रहा था, तो हीट भी एक्सचेंज हो रहा था और मास भी एक्सचेंज हो रहा था।
तो वो सिस्टम कैसा सिस्टम था? ओपन सिस्टम था। वो जो दूसरा वाला था बर्तन, जिस बर्तन में तुम चाय रखा था बंद करके, क्लोज पैक करके कि ले जाएंगे सर को पिलाने, जब तुम छुआ तो तुम्हारा हाथ जल गया। हाथ चाय में नहीं गया या चाय बाहर नहीं आया, बल्कि हाथ जल गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज हुआ? हीट का एक्सचेंज हुआ, मास का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो वो कैसा सिस्टम था? क्लोज सिस्टम था। और फिर वो तुमको जो ध्यान में आया ना, कौन सा? वो थर्मस जिसमें गर्म चाय गर्म रहता है और ठंडा पानी ठंडा रहता है, वो जो सिस्टम था। आखिर उसमें से भाई क्यों गर्म रह जाता लंबे समय तक? क्योंकि उसमें से ना हीट का एक्सचेंज हो रहा था ना मास का एक्सचेंज हो रहा था। तो वो सिस्टम कैसा था? आइसोलेटेड सिस्टम था। समझ गए बात को? लेकिन अब बात ऐसा है कि इस यूनिवर्स में वैसा कोई सिस्टम नहीं बना जो 100% आइसोलेटेड हो। ठीक है? क्यों नहीं बना सर? नहीं, देयर इज नो एनी सिस्टम विच इज 100% आइसोलेटेड। अगर 100% आइसोलेटेड होता तो आप जो चाय उस थर्मस में करके लाए थे वो गर्म ही रहना चाहिए था लंबे समय तक। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 घंटा, 10 घंटा, उतना भी नहीं रहता। या मान लो रह ही गया 10, 12 घंटा, तो आज का चाय कल तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है? लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अगर हम आज उसमें चाय बंद करके रखें और पैक करके रखें, और अगर वो सिस्टम 100% आइसोलेटेड है, तो हम 1 महीना बाद खोलते तब भी चाय उतना ही गर्म रहना चाहिए था, क्योंकि हीट का एक्सचेंज तो हुआ नहीं। तो अगर हीट का एक्सचेंज हुआ नहीं तो उतना ही गर्म चाय हमको मिलना चाहिए था। बट सर चाय तो ठंडा हो जाता है, इसका मतलब कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है। मास का नहीं हो रहा, बट हीट का एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, उसका रेट इतना स्लो है कि हम उसको नॉर्मल कंडीशन पे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, बट हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तभी वो चाय ठंडा हो रहा है। क्लियर है? नहीं तो हम एक बार प्रयागराज गए थे ना, बड़ा अच्छा चाय पिलाया था। उस समय प्रयागराज को इलाहाबाद बोलते थे, तो बड़ा अच्छा चाय पिलाया था। मेरे पास वो थर्मस भी था। हम सोचे कि काश ये 100% आइसोलेटेड होता तो एक थर्मस भर के ले जाते हम। ठीक है? हाँ, महीना दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते, इसमें से निकालते, फटाक से बंद कर देते। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ गए बात को? तो इसीलिए हम बोले थे कि सर आखिर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो फिर सिस्टम के कैटेगरी में रखा क्यों गया है? तो इसीलिए रखा गया है। ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन उसका रेट बहुत स्लो है। समझ गए? तो अब स्लो हो या फास्ट हो रहा है ना, तो वो एक सिस्टम के कैटेगरी में आएगा। समझ गए बात को? तो ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? क्लियर हुआ? तो ओपन सिस्टम दैट मीन्स हीट एंड मास बोथ कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। ठीक है? क्लोज सिस्टम दैट मीन्स ओनली हीट कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग बट नॉट मास। ठीक है? एंड आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर हीट नॉर मास कैन एक्सचेंज विथ सराउंडिंग। बट उसके बाद लिख देंगे बट देयर इज नो एनी सिस्टम विच इज 100% आइसोलेटेड। समझ गए? तो ये क्लियर हुआ पूरा। अब आप इसको नोट कर लें। बातचीत नहीं बाबू, शांति से लिखिए।
चलो तो आगे बढ़ा जाए। मिटा दे इसको, लिख लिए ना। देखो अब इसमें कुछ वैसा टॉपिक आएगा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंडर में आता है। हालांकि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे, जैसे बट क्वेश्चन बनाएंगे जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से या इंथैल्पी से रिलेटेड, तो कभी कभी ये सब आ सकता है। जैसे तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब हीट, तो जिसका टेम्परेचर सेम होगा। सिस्टम सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज होगा जीरो, सिस्टम का भी टेम्परेचर वही होगा, सराउंडिंग का भी टेम्परेचर वही होगा। आइसोबेरिक आएगा जिसमें डेल्टा पी जीरो रहेगा, बेरिक मतलब प्रेशर। आइसोकोरिक आएगा जिसमें डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो रहेगा। ठीक है, वैसे अभी हमको यहाँ इसके बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहिए था, भूल जाओ। हाँ भूल जाओ, क्योंकि एक टॉपिक के बाद उसको लिखा के पढ़ाएंगे, तो जब पढ़ाएंगे तो फिर अभी बोल के क्या फ़ायदा उसको। ठीक है, हाँ भूल जाओ। इसमें से हम उसको कट मार देंगे 24 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, भूल जाओ। देखो हाँ, तो सिस्टम और सराउंडिंग समझने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कुछ अभी छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन, और जस्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। स्टेट फंक्शन लिखो जरा 2 लाइन, उसके बाद मतलब कुछ खास है नहीं बट फिर भी लिख लो 2 लाइन। लिखो अ फंक्शन और अ प्रॉपर्टी, अ फंक्शन और अ प्रॉपर्टी whose value depends on present state of the system, present state of the system, present state of the system, state, S-T-A-T, present state of the system, and not on the path, not on the path used to arrive at that condition, is called state function. For example, delta H, डेल्टा U, ये डेल्टा H तुम्हारा इंथैल्पी का बात होगा। डेल्टा U का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा S ये होता तुम्हारा इंट्रोपी, और भी कुछ है। इवन डेल्टा T टेम्परेचर। ठीक है, ये सारा टर्म तुमको इस चैप्टर में एक एक करके पूरा टॉपिक वाइज मिलेगा। इंथैल्पी तो आज ही के क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंथैल्पी सुन लिए हैं पीछे ना। हाँ, अब अच्छे से क्लियर होगा इंथैल्पी। ठीक है, अभी तक उसका सिर्फ सुने थे ना, डेरिवेशन ना फॉर्मूला, कुछ ऐसा होता नहीं था, बट अब होगा।
इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, ईटीसी मार दो और क्या, ये सब स्टेट फंक्शन कहलाता है। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका क्या देखेंगे, प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे, कौन से पाथ को फॉलो करके वो एक्सचेंज हुआ है या उस कंडीशन तक पहुंचा है, हमको उस पाथ से कोई मतलब नहीं है। मतलब डेल्टा लग गया तो देखो, वैसे भी डेल्टा लग गया तो वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल को देख रहा है, सीधा सा बात है, समझ गए ना। तो बस वही समझो, स्टेट फंक्शन हम उसी को बोलेंगे जिसमें हम डेल्टा लगा के यूज कर रहे हैं। वो कौन से पाथ को फॉलो किया है इस पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर, या ऐसा समझें कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ कंडीशन पर, कि अभी उसका क्या कंडीशन है। ठीक है, देखो ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गया। अब टर्मिनोलॉजी क्लियर होने के बाद हम लोग जो पहला टॉपिक आज इसमें स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, मतलब आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में टोटल 3 लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। बट डिटेल में जो पढ़ना है, डिटेल में क्या मतलब, जो हल्का फुल्का है वो फर्स्ट लॉ ही है। सेकेंड और थर्ड लॉ में कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। ठीक है, इवन एनसीईआरटी में तो उसका सिर्फ जिक्र ही किया हुआ है सेकेंड लॉ का, थर्ड लॉ का तो शायद जिक्र भी नहीं है। ठीक है, तो देख लो। और जो फर्स्ट लॉ है ना थर्मोडायनेमिक का, वो भी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सिंपल सी बात है। हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप हेडिंग दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। लिखो, लिखो actually it is first law is, sorry, not first law, actually it is law of conservation of energy. It is law of conservation of energy. फुल स्टॉप दे दो। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको पॉइंट वाइज लिख लेंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total energy of universe, the total energy of universe, the total energy of universe is constant. The total energy of universe is constant. तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोलता है ना, कि इस यूनिवर्स का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व है, कांस्टेंट है। क्लियर है ना, हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक्स्ट्रा इसमें लगाया गया था कि ये आइसोलेटेड सिस्टम के रिस्पेक्ट में दिया गया था। ठीक है, आप फुल स्टॉप के बाद लिखो द मास एंड एनर्जी ऑफ the mass and energy of the mass and energy of an isolated system the mass and energy of an isolated system is always constant. The mass and energy of an isolated system is always constant.
क्लियर है? ये सिंपली तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, ठीक है? बाकी इसमें कुछ लोग लिखवाते हैं और भी कुछ बुक्स वगैरह में, या आगे देखिएगा तो इसमें वो पॉइंट भी लिखा हुआ रहता है जो पॉइंट तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, ठीक है? तुमको मन हो तो लिख भी सकता है, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है? कौन सा पॉइंट? तो वही, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय टू मास एंड एनर्जी बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये भी वही बात करता है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को अगर बदल दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब सर, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय टू मास एंड एनर्जी बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, ठीक है? लिख ही लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, लिख लो। पैराग्राफ चेंज करके लिखना या पॉइंट बदल के लिखना, ठीक है? लिखो, इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट, it is impossible to create or destroy, it is impossible to create or destroy to mass and energy, it is impossible to create or destroy to mass and energy but it can be only transformed from system to surrounding. It can be only transformed from system to surrounding. मतलब देखो, बात वहीं पर आ गया ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या बोलते हैं कि मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर दोनों को हम मिला के बात बोले तो हम यही ना बोलेंगे कि एनर्जी एंड मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म मतलब क्या? मतलब थर्मोडायनेमिक बोल रहा है कि ये पूरा यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है। तो एक फॉर्म को हम सिस्टम मान लेंगे क्योंकि जब तक कहीं कोई वर्क नहीं होगा तब तक एनर्जी रिलीज कहाँ से होगा? क्लियर है? या एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? कोई वर्क होगा तभी ना कहीं सिस्टम एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है? तो ये पूरा यूनिवर्स हमारा सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बना हुआ है। तो जो हीट और मास एक्सचेंज करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा? तो सिस्टम टू सराउंडिंग करेगा। क्लियर है? मतलब उस मास को, उस हीट को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बस वो सिंपली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब कि सिस्टम टू सराउंडिंग एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है? मतलब वही टर्म है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े, उसी को यहाँ दूसरे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वहाँ हम पढ़ें कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और यहाँ पर उस फॉर्म का नाम दे दिया गया सिस्टम टू सराउंडिंग, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स को सिस्टम और सराउंडिंग का कंपोजिशन माना जा रहा है। तो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होना, तो कहीं भी अगर एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो कोई वर्क होगा तभी होगा, ठीक है? तो वर्क कौन करेगा? सिस्टम करेगा, ठीक है? जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो कहाँ करेगा? सराउंडिंग में करेगा। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को? हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है? मैथमेटिकली इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि जैसे सपोज दैट, थोड़ा हम इसमें ले लें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम आते हैं, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है? मान लो हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है और उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है, उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को हम यू मान लेते हैं। यू, ध्यान देना, एनर्जी को आप कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हर तरह के एनर्जी में एक एनर्जी इंटरनल एनर्जी टर्म आता है, एक नाम आता है इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी का यहाँ पर मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी का जो इंटरनल हीट एनर्जी है, ठीक है? हमारे बॉडी का जो अब हमारे बॉडी में तो बहुत तरह का एनर्जी एसोसिएटेड है, बट सारा का सारा एनर्जी हीट एनर्जी तो नहीं ना है, ठीक है? तो वो जो एनर्जी एसोसिएटेड है, उस एनर्जी में जो हमारा इंटरनल एनर्जी, जो हीट एनर्जी है,
उसको हम थर्मोडायनेमिक में मान के चलेंगे इंटरनल एनर्जी। यहां जहां भी इंटरनल एनर्जी का बात किया जाएगा मतलब कि इंटरनल हीट एनर्जी का बात किया जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टर्म आएगा इंथैल्पी, दोनों में माइनर डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं, ठीक है, बट वो अभी जब आएगा तब देखेंगे, आज आ भी सकता है। तो सपोज दैट कि हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है जिसका इंटरनल हीट एनर्जी क्या है, U है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी U है। सपोज दैट कि हम इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हैं, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हैं। यहां पर Q को अमाउंट ऑफ हीट, पूरे चैप्टर में Q का मतलब चार्ज मत समझना, ठीक है, यहां इस चैप्टर में चार्ज वार्ज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो यहां पर Q का मतलब समझेंगे हम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो सपोज दैट कि किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी U है, अभी लिखना मत, हम लैंग्वेज में लिखवा देंगे, और उसमें हम Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हैं। और जब Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है बाय वर्क डन W। अब वर्क करना पड़ रहा है ऐड करने के लिए, तो अगर वर्क करना पड़ रहा तो W जो है वो सम हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब हीट ऐड करना पड़ रहा, ऐसा समझो कि इंटरनल एनर्जी U था, Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया गया और उस Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करने में हमको वर्क करना पड़ा W। तो वो जो हम वर्क किए तो वो मेरा एनर्जी भी कहाँ गया, सिस्टम को ही गया, क्योंकि उसी के ऊपर वर्क किए हम, ठीक है। तो U प्लस Q प्लस W, तो सपोज डैट कि इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होके हो जाता है U2, सपोज डैट इसको U1 मान ले। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जरा लैंग्वेज के फॉर्म में समझना, हम बोल रहे हैं ये लैंग्वेज के फॉर्म में ही ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, मान लो कोई सिस्टम है हमारे पास हैविंग इंटरनल एनर्जी U1, कैपिटल U लेके चलेंगे, ठीक है। सपोज दैट कि इफ Q अमाउंट ऑफ हीट is added to system by work done W, then its internal energy, then it is equal to U2। आप ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, हाँ, हम बोल रहे हैं कि सपोज दैट कोई एक सिस्टम है, ये कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, ध्यान देना, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना है, U1 है, सिस्टम हैविंग इंटरनल एनर्जी U1। इफ Q अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड टू सिस्टम, हम इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड करते हैं बाय वर्क डन W, वर्क डन हम ही कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बाय वर्क डन W, देन इट बिकम्स इक्वल टू U2। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, U2 के इक्वल हो जाता है। क्यों सर, इंटरनल एनर्जी बदल क्यों जाता है, अभी थोड़ा देर पहले हम बोले ना कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी ही होगा, तो जब हम अलग से हीट एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो वो तो बदलेगा ही, उसमें चेंजिंग तो आएगा ही, और जब चेंजिंग आएगा तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W। समझ गए बात को, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, लिख सकते हैं ना। यही है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का यही वाला फॉर्मूला है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो बहुत सिंपल है, मतलब जो हीट इंटरनल एनर्जी जो चेंज करेगा वो क्यों चेंज करेगा, तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा वो अमाउंट ऑफ हीट ऐड करने के कारण करेगा। अमाउंट ऑफ हीट ऐड करेंगे तो अब हाँ, यहाँ डिपेंड करता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ या वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर वो सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर रहा मतलब उसके ऊपर कोई वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर वो सिस्टम से एनर्जी लॉस किया जा रहा है, ठीक है, मतलब या नहीं, ऐसे मत समझो, अगर हीट एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो ये माइनस W हो जाता, बट अगर हीट एब्जॉर्ब करने के लिए सिस्टम खुद वर्क नहीं कर रहा, हम वर्क करके उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस W।
अब ये डिपेंड करता है तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ खास ध्यान देना पड़ेगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम है। अभी एक एनसीईआरटी का छोटा सा क्वेश्चन हम बनवा देते हैं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, हम बनवाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो इन अ प्रोसेस 701 joule of heat, 701 joule of heat is absorbed by a system 701 joule of heat is absorbed by a system and 394 joule of work is done by the system. What is the change in internal energy? What is the change in internal energy for the process? What is the change in internal energy for the process? Change in internal energy for the process. ये एनसीईआरटी का तुम्हारा क्वेश्चन है, हालांकि बच्चा टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल भी, बट अब है तो है। बता दो आंसर तुरंत। तुमसे डेल्टा यू पूछा जा रहा, क्यू भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, माइनस होगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो 701 माइनस 394 जो भी आया कितना आ रहा? अच्छा, तो 307 जूल, सिंपल है। तो बस ये तुमको बस यही ध्यान देना होगा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम है या वर्क इज डन वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब समझ रहे हो ना, लैंग्वेज से पकड़ लोगे आसानी से। अब बात है कि यहाँ पर तो इसका छोटा सा एक यूज था, तो बोलो सर ये भी कोई लॉ होता है ऐसा इजी, इतना आसान थर्मोडायनेमिक? तो बाबू आसान इतना थर्मोडायनेमिक नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक का एक छोटा सा एक्सप्रेशन था, जिस एक्सप्रेशन से हम लोग ये क्वेश्चन बना लिए। बट आगे चल के ये एक्सप्रेशन का यूज बड़े बड़े डेरिवेशन में आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर तुमको खास बात ध्यान में रखना पड़ेगा डब्ल्यू के बारे में। ठीक है।